चले बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए। आज के क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, बार बार हम आपको आगाह कर रहे हैं, बार बार एक ही बात की जिक्र की जा रही है मेरी तरफ से कि देखिए, सफलता अगर चाहिए आपको ग्रुप डी में, तो इस बुक को रामबाण की तरह, इस बुक को अमृत की तरह घोर करके पी जाइए बच्चे। और मैं भी पटना में ही रहूँगा, आप भी पटना में ही रहेंगे, और सफलता जब आपको मिलेगा तो लगेगा कि हाँ, सर ने सही कहा था कि ये बुक निश्चित रूप से सफलता के आयाम को लेकर के आएगा बच्चे। मेरा बस इसमें क्या है, तो मेरा केवल सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन इतना ज़बरदस्त है कि ये आपको निश्चित रूप से आपके मानदंड पर, जो स्तरीय एग्जाम कोई भी होता है उसमें जिस तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको मैंने इसमें रखा है आपके सॉल्यूशन को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्यूशन को पढ़ें लाइन बाय लाइन, और न्यूमेरिकल्स, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स जो पैटर्न पर इस पर न्यूमेरिकल्स बनाए गए हैं उसी पैटर्न पर बनाइए बच्चे। बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिए इस बुक को, ठीक है। इस बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूं, जहां मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है और उसको बार बार रिवाइज कीजिए कि आपसे एग्जाम हॉल में किसी भी तरह से गलती ना हो। सफलता आपके कदमों में होगा। चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है बच्चे, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। बच्चे, जब भी हम बात करते हैं आनुवांशिकता का, तो है क्या आनुवांशिकता, पहले ये जान लेते हैं। तो मेरे पिताजी और मेरे में कुछ ना कुछ समानता होगा, ठीक है। क्यों हुआ समानता? क्योंकि जीन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को ले गया। मेरे पिताजी का इंफॉर्मेशन मेरी माताजी का इंफॉर्मेशन मेरे में लेके आया, और मेरा बहुत सारा गुण जो है माँ पिता के समान हुआ। मैं वाह्य गुण की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं जीनोटाइपिक प्रॉपर्टी का। जिन आधारित गुण, ठीक है, अगर समान हो तो इसको क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चे। और अगर शारीरिक आधार पर हम समान होते हैं तो उसको फिनोटाइपिक कहा जाता है। तो बच्चे, एक काम किसने किया, तो ये किया था ग्रेगर मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बच्चे, इन्हें, ठीक है, आपको याद रखना है, इन्हें जो है आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। आनुवांशिकता का पिता किन्हें कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और आप बच्चे सभी को पता होगा कि ये पादरी थे, और इन्होंने, ठीक है, आपको मटर के पौधे पर काम किया था, और मटर के 7 गुणों पर इन्होंने रिसर्च किया था बेटा। 7 गुण, मटर के 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इन्होंने, ठीक है, उस पर रिसर्च किया। जैसे आप देखिए, बीज ही है तो कोई बीज राउंड है, गोल है, कोई बीज झुर्रीदार है, व्रिंकल्ड है बच्चे, तो इस पर इन्होंने काम किया था। तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने मटर के पौधे पाइसम सेटिवम पर इन्होंने काम किया था। यहां देखिए, चार्ल्स डार्विन पर बात कर रहे हैं। चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का जनक कहते। ध्यान में रखिएगा बच्चे, विकासवाद का जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है। एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, ठीक है, डार्विनवाद या उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ये देखिए, ठीक है, ये आपको एक अपने भ्रमण के क्रम में ये पहुंच गए, ठीक है। आपको एक द्वीप था जिनको गलसुप्पा द्वीप कहा गया बच्चे, और यहां पर इन्होंने एक पक्षी की खोज की जिसे इन्होंने क्या कहा, डार्विन फिंच कहा, जिसका गुण जो है, ठीक है, जिसका गुण जो है अन्य पक्षियों के गुण से क्या था, भिन्न था। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। मिलर, आपको पता होगा कि मिलर ने, ठीक है, मिलर ने आपका जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो ओपेरिन ने दिया था, तो यानी आपको ओपेरिन के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया था, प्रूव्ड किया था। हाल्डेन और, ठीक है, हाल्डेन ने नव डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था बच्चे। नव डार्विनवाद का के समर्थक में हाल्डेन को जाना जाता है, जबकि मिलर को, याद रखिए बच्चे, मैंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उस पर, ठीक है, जो ओपेरिन के द्वारा दिया गया था उसे सिद्ध करने का प्रयास किया। किसने? तो मिलर ने एक प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किए थे। तो ये बातें याद रखनी चाहिए, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
यहां देखिए, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान कौन करता है? मैं बच्चे आपको बार बार बताता रहता हूं कि जब भी आपको क्या हो, कोई वस्तु के चारों तरफ कोई अन्य वस्तु, किसी ठीक है ग्रह के चारों तरफ कोई अन्य ग्रह या पिंड चक्कर लगाता है, तो उसके वेग को हम क्या बोलते हैं बच्चे? तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर कौन सा बल लगेगा? तो ये अभिकेंद्रीय बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्रीय बल लगेगा, जिसके कारण आपको क्या होगा कि ये पिंड जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्रीय बल लगेगा, और इस बल के कारण यह कृत्रिम उपग्रह जो है ये चक्कर लगाता रहता है। और ये अभिकेंद्रीय बल कितना होता है बेटा? एकदम याद रखिए, FC बराबर mv² अपॉन क्या होता है? R होता है। और ये बल के कारण ही आपको, ठीक, यह बल का मुख्य कारण कौन होता है? तो कृत्रिम उपग्रह की गति। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ठीक है, इस सैटेलाइट के वेग के कारण, इस वेग को कहते हैं बेटा क्या? कक्षीय वेग। यानी इस सैटेलाइट के वेग के कारण वृत्त के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण बदले में इधर से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो इसको बैलेंस्ड स्टेट में रखता है। तो ध्यान में रखिएगा कि वेग के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर कौन सा बल लगेगा? तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा। बेटा एकदम याद रखना है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। यदि वस्तु, ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, एकदम ध्यान में रखिए, पथ पर गति करता है, तो ठीक है केंद्र की ओर बल, ठीक है करता है, तो केंद्र की ओर बल, केंद्र की ओर बल, एकदम ध्यान में रखिए, केंद्र की ओर बल। कौन सा बल? तो आपको याद रखना है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल होता है। यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है, या वृत्त के केंद्र की ओर कौन सा बल लगेगा? तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगा, तो वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा और हमेशा अभिकेंद्रीय बल लगेगा। और वृत्त के केंद्र से बाहर, बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, वृत्त के केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर कौन सा बल लगेगा? तो अपकेंद्रीय बल लगेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा। तनाव क्या होता है? तो आपको पता होगा कि तनाव वह बल है जो थ्रेड में, थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा में, या आपको रस्सी में यह बल काम करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। तो एकदम याद रखिए, वृत्त के केंद्र से बाहर जो बल लगेगा उसको आप केंद्रीय बल कहेंगे, और यह बल जो है यह आपको काल्पनिक बल है बच्चे, सीडो फोर्स है, सीडो फोर्स है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभिकेंद्रीय बल किस प्रकार का बल? तो अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल, अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यहां देखिए, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। यहां बड़ा अच्छा चीज है मूत्र त्याग। बच्चे आपको पता होगा कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है? संदेश भेजता है कि हमको मूत्र लगा हुआ है, और आपको आपकी जो मांसपेशियां हैं, मूत्राशय की मांसपेशियां, उसमें तनाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा हम फील करते हैं कि हमें मूत्र त्याग करनी चाहिए। और अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है? हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर हम क्या करेंगे? तो आपको इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। बच्चे यहां 2-3 क्वेश्चन आपको जाननी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन हार्मोन मूत्र त्याग की प्रक्रिया को बढ़ाता है? तो ये देखिए ADH, बच्चे एकदम याद रखिएगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या इसको बोलते हैं क्या? वैसोप्रेसिन कहते हैं। यह आपको क्या करता है? तो मूत्र त्याग की उत्तेजना को बढ़ाता है। वैसोप्रेसिन कहा जाता है बच्चे। ये क्या करेगा? तो मूत्र त्याग की उत्तेजना को बढ़ाता है, मूत्र त्याग की उत्तेजना को बढ़ाता है। एकदम याद रखना है आपको, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। और आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपका ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल जो नेफ्रॉन में होते हैं, कहां होंगे बच्चे? तो किडनी में आपको पता होगा किडनी में क्या होता है? तो किडनी में नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। और इसी नेफ्रॉन में, ठीक है, आपको मैंने कहा क्या कहा? 2 भाग कहा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस होता है, और एक और होता है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल। ये नियंत्रित करने का काम करता है बच्चे। बोमेंस कैप्सूल होगा
तो ये क्या करेगा, तो आपको नियंत्रित करने का काम करेगा। किसको, तो ग्लोमेरुलस देखिए छानता है मूत्र को, और बोमेन्स कैप्सूल जो है ये क्या करेगा, तो ये आपको छने हुए मूत्र में जो भी, ठीक है, आपको जो भी पदार्थ, पोषक पदार्थ चले गए हैं, तो उसको फिर से पुनः आपको क्या करता है, ये पुनः उसको अवशोषित करने का काम करता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं मूत्र में। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूत्र में कौन कौन से घटक होते हैं, मूत्र में कौन कौन से घटक होते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मूत्र में आपको पता होनी चाहिए कि लगभग 96% जल होता है, 96% जल होता है इसमें, और इसमें लगभग 2% आपको यूरिया होगा, 2% आपका क्या होगा, यूरिया होगा। कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी होते हैं, कुछ मात्रा में इसमें क्या होगा, तो प्रोटीन भी होते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, याद रखना आपको, इसमें और भी बहुत सारे पदार्थ होंगे। मूत्र का रंग जो है पीला यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, तो बच्चे एकदम याद रखिएगा। केचुआ, केचुआ मतलब अर्थवर्म, जोंक मतलब लीच, नेरिस, ये तीनों एनेलिडा संघ के जंतु हैं बच्चे, एनेलिडा संघ के जंतु होते हैं। कौन कौन होगा, तो बच्चे एकदम याद रखिएगा कि केचुआ, नेरिस, जोंक एनिलिडा संघ का जंतु है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एस्केरिस क्या है, तो एस्केरिस जो है ये एस्केलेमेंथिस, याद रखिएगा बच्चे, एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस श्रेणी का जीव है, एस्केलेमेंथिस श्रेणी का जीव है, याद रखना बच्चे। और याद रखिए, ये भी याद रखिए कि एस्केलेमेंथिस श्रेणी जो होता है वहां पर थ्रेड वर्म, थ्रेड वर्म होता है बच्चे। देखिएगा कि क्या होगा, आपको थ्रेड वर्म या पिन वर्म जो होता है ये वाउचेरिया होता है। तो वाउचेरिया बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे छोटे बच्चों को हमेशा उसका एनस खुजलाता रहता है, तो वहां जो वर्म होता है वो थ्रेड वर्म के कारण होता है। कौन सा वर्म, फिर से सुनिए, बहुत सारे बच्चों में क्या होगा कि उसका एनस हमेशा वो खुजलाते रहता है, और वह वर्म जो होता है वह कौन सा वर्म होता है बच्चे, तो वही आपको थ्रेड वर्म है, यानी वाउचेरिया है। कौन सा वर्म है, वाउचेरिया होता है। तो ये बातें आपको बार बार पूछेगा और याद रखनी चाहिए आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आंसर क्या होगा, तो एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन, तो एस्केरिस। एस्केरिस क्या है, तो एस्केलेमेंथिस वर्ग में आता है, या थ्रेड वर्म है, और वाउचेरिया है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग, बच्चे एकदम याद रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछ दे किससे संबंधित, तो ठीक है, दृष्टि दोष से संबंधित पूछ दे, तो ध्यान दीजिएगा। ये दृष्टि दोष मुख्य रूप से आपको क्या होता है, तो कभी भूलिएगा नहीं, दृष्टि दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार का। सबसे पहले मायोपिया, इंग्लिश में मायोपिया, या आपको निकट दृष्टि दोष, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, निकट दृष्टि दोष, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, निकट दृष्टि दोष। तो जब भी निकट दृष्टि दोष होगा, ध्यान देना है, जब भी निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट तो अच्छा दिखेगा, नियर विजन एकदम क्लियर होगा, नियर विजन एकदम क्लियर होगा, लेकिन दूर दृष्टि प्रभावित होती है। ठीक है, आपको दूर दृष्टि एकदम प्रभावित होगी, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस का चश्मा। एकदम याद रखिएगा, -D का चश्मा यूज करते हैं बच्चे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष, निकट अच्छा, दूर खराब, निकट दृष्टि दोष, निकट अच्छा, दूर खराब। जो शब्द है वो अच्छा होगा, वो दृष्टि बहुत अच्छी होगी। इसके कारण क्या होते हैं, तो 2 कारण, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी का घट जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी का घट जाना, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, तो बच्चे दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एकदम याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया है, और इसमें क्या होगा, तो इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं बेटा। और दूर शब्द क्या है, दूर है, तो दूर इसमें अच्छा होगा, दूर क्या होगा, अच्छा, लेकिन निकट खराब हो गया, निकट क्या हो गया, खराब हो गया। इसके कारण क्या होंगे बच्चे, इसके कारण 2
क्या हो गया दो कारण? तो नेत्र लेंस का पतला हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है वह रेटिना के बाद बनेगा, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनेगा। और याद रखिए बच्चे, प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना के बाद बनेगा। बच्चे एकदम याद रखना, आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि इसको दूर करने के लिए आपको प्रयोग में लाना पड़ेगा उत्तल लेंस का चश्मा या प्लस डी का चश्मा यूज करेंगे। अब देखिए अब क्या होगा। अब तीसरा नंबर आते हैं, जरा दृष्टि दोष। बूढ़ा हो गया व्यक्ति और नेत्र की सामंजस्य क्षमता खत्म हो गई, तो आपको दूर भी प्रभावित होगा, फार भी प्रभावित होगा, नियर भी प्रभावित हो जाएगा। दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे, यानी निकट और दूर दोनों प्रभावित होगा। और इसे ठीक करने के लिए बायफोकल लेंस का चश्मा यूज करेंगे। नीचे प्लस डी, ऊपर माइनस डी का चश्मा लगाएंगे। और ठीक है, और आपको लास्ट दृष्टि दोष है, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। बच्चे एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा? तो वर्टिकल विजन ये खराब हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल विजन बहुत अच्छा रहेगा। हॉरिजॉन्टल विजन अच्छा रहेगा, वर्टिकल विजन आपका खराब हो जाएगा। अब चलिए इसको ठीक करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का चश्मा यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस का चश्मा यूज करेंगे। अब एक तरफ से बात कर रहे हैं, कह रहा है कि दो फोकस दूरी यानी बायफोकल लेंस का चश्मा किस में उपयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष में उपयोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन का देखिए पैटर्न बदला हुआ है। फार को ठीक करते हैं किस में? तो बच्चे फार को ठीक करेंगे मायोपिया में। और निकट को ठीक करते हैं किस में? तो हाइपरमेट्रोपिया में। तो बच्चे मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। यानी बायफोकल लेंस का चश्मा हम लगाते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों को ठीक करने के लिए लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। एकदम अच्छा है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा, माइनस डी का चश्मा, ठीक है। आपको हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा, प्लस डी का चश्मा, ठीक है। उसके बाद जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बायफोकल लेंस का चश्मा प्लस माइनस दोनों डी का चश्मा, और सिलेंड्रिकल लेंस का चश्मा यूज करेंगे किस में? तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका यूज करते हैं आपका एस्टिग्मेटिज्म में, अबिंदुकता में। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। किलो वॉट आवर है। बच्चे जब भी किलो वॉट आवर की बात करते हैं तो ये क्या है? 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है। और ये ठीक है, आपको घरेलू विद्युत खपत का मात्रक है। घरेलू विद्युत ऊर्जा खपत, विद्युत ऊर्जा खपत का मात्रक है, ऊर्जा खपत का मात्रक है, ध्यान में रखिएगा। विद्युत ऊर्जा खपत, घरेलू विद्युत ऊर्जा खपत का यूनिट है। और इसका यूनिट कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देखिए कहां पर है, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁶, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। 3.6 इंटू, इसको लिख लीजिए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा। तो ठीक है, इसको घरेलू विद्युत खपत कहा जाता है, इसको 1 यूनिट कहा जाता है। इसे एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं? तो वॉट भी कहते हैं, वॉट भी कहा जाता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। एकदम याद रखिए बच्चे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। तो बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा और आपको हल कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा पाराकायस्क है? अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहां देखिए, सबसे पहले देखिए बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, Al2O3 इंटू 2H2O। ये आपको क्या हो गया? बॉक्साइट किसका अयस्क? तो एल्युमिनियम का अयस्क। बॉक्साइट किसका अयस्क? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ध्यान में रखिएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क होगा? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अब देखिए एस्टिबनाइट, ये एंटीमनी का अयस्क है। एस्टिबनाइट ये एंटीमनी का अयस्क है, Sb एंटीमनी का अयस्क है बेटा, किसका है? तो बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि आपका एस्टिबनाइट, एस्टिबनाइट किसका अयस्क है? तो ये एंटीमनी का अयस्क है। सिनेबार,
सिनेबार का देखिए अयस्क क्या होगा, सिनेबार किसका अयस्क है, तो ये HgS है, और यह पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है, पारा यानी मरकरी का अयस्क है, पारा यानी मरकरी का अयस्क है। और बच्चे, ठीक है, और बच्चे ध्यान में रखिएगा, एंटीमनी, एंटीमनी और आर्सेनिक, एंटीमनी और आर्सेनिक ये दोनों क्या हैं, तो एंटीमनी और आर्सेनिक जो है उपधातु है, मेटलॉइड्स है बच्चे। और मेटलॉइड्स की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। और मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि देखिए धातु और अधातु के बीच कौन पाया जाता है, तो यही सीढ़ी नुमा संरचना के रूप में पाया जाएगा। कौन, तो आपको उपधातु। उपधातुओं की संख्या कितनी, तो 7 होती है बेटा। कितनी होंगी, 7 होती हैं। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु स्थिर है, अच्छी बात है, स्थिर रहने दीजिए, तो बल अभी भी उस पर कार्य कर रहा है, बल अभी भी उस पर कार्य कर रहा है। बच्चे आवेग होगा तो बल गुना सूक्ष्म समय होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि बल किसी वस्तु पर लग रहा है, सूक्ष्म समय के लिए लग रहा है, तो बल और सूक्ष्म समय का गुणनफल आवेग होगा। बल गुना सूक्ष्म समय का गुणनफल क्या होगा, आवेग होगा। कभी आपने देखा होगा कि कोई, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, गेंद को कैच कर रहा है, क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी जो है वह क्या करेगा कि क्रिकेट के गेंद को कैच करता है, तो कैच करने के लिए वो क्या करेगा, कैच करेगा और अपने हाथ को पीछे ले जाएगा। यह गति हो रही है, याद रखिए, आवेग में गति होती है बच्चे, ठीक है। संवेग, आपको पता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, तो इसमें भी गति होगा। जबकि त्वरण, ये देखिए त्वरण तो ऑलरेडी गति है बच्चे, क्यों, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। लेकिन भार, अगर वस्तु स्थिर भी रहे तो भी भार लगेगा ही लगेगा। क्यों, क्योंकि भार एक बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। एकदम याद रखिएगा, भार एक बल है। मैं अभी खड़ा हूं पृथ्वी पर, तो भी पृथ्वी हमको अपनी ओर खींच रही है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, तो भार कहते हैं। तो भार एक बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। ध्यान में रखिएगा, केंद्र की ओर खींचती है, याद रखिए बच्चे, खींचती है, ठीक है। और भार W बराबर क्या होगा, तो M इंटू जी होता है, और ये द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होगा, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होगा, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होगा। एकदम याद रखिएगा, भार को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं कमानीदार तुला का, भार को मापने के लिए हम कमानीदार तुला का यूज करते हैं। बच्चे भार पृथ्वी से ऊपर जाएंगे घटेगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे घटेगा, ठीक है। विषुवत रेखा पर कम होगा, ध्रुव पर अधिक होगा। सबसे अधिक कहां पर होगा, ध्रुव पर होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है, अच्छी बात है। एल्युमिनियम 13वें वर्ग का धातु है, Al है, परमाणु संख्या 13 और 13वें वर्ग का तत्व है, 13वें वर्ग का धातु है। कोई बात नहीं, धातु रहने दीजिए। किस वर्ग का है, 13वें वर्ग का। गोल्ड परमाणु संख्या 79 और यह फर्स्ट बी वर्ग या मुद्रा धातु वर्ग का तत्व है, मुद्रा धातु वर्ग का तत्व है, मुद्रा धातु वर्ग का तत्व है। एकदम याद रखिएगा, तत्व है। और आपको पता होगा बेटा, एकदम याद रखिएगा, गोल्ड जो है इसका, ठीक है, इसकी तन्यता, क्या जी, इसकी तन्यता मतलब होता डक्टिलिटी, तार खींचना, ठीक है, खींच करके तार लंबा कर देना, इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। तो इसकी तन्यता और आघात वर्धता, बच्चे आघात वर्धता एकदम ध्यान में रखिएगा। आघात वर्धता का मतलब होता है पीट पीट कर चादर बनाना। यहां देखिए, तन्यता मतलब तार खींचना, और ठीक है, आपको याद रखना आघात वर्धता मतलब क्या होगा, तो आपको पत्तड़ बनाना। क्या बनाना, पत्तड़ बनाना। तो ये दोनों गुण सबसे अधिक किसका होता है, तो गोल्ड का होता है। अब देखिए, आपको पता होनी चाहिए सिल्वर की परमाणु संख्या 47 है, और यह जो है इसका द्रव्यमान संख्या 108 है, और यह जो है यह भी मुद्रा धातु यानी फर्स्ट बी वर्ग का तत्व है, फर्स्ट बी वर्ग का तत्व है या 12वें वर्ग का तत्व है। एकदम ध्यान में रखिएगा, धातु है, ठीक है। और ये इसकी, ठीक है, उष्मा चालकता, ध्यान दीजिए बेटा, इसकी उष्मा चालकता और इसका क्या
तो आपको विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है। लिख लीजिएगा, उष्मा चालकता और विद्युत चालकता सर्वाधिक, विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है, उष्मा चालकता और विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, उष्मा चालकता और विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है, उष्मा चालकता और विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है। किसका बेटा? तो उष्मा चालकता और विद्युत चालकता सर्वाधिक होगा, आपको याद रखना है। और यह है कौन? तो सिल्वर है। और हाइड्रोजन आपको पता है बच्चे, तो ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ठीक है, क्या है? तो गैस है बच्चे। हाइड्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। बच्चे एकदम ध्यान में रखेगा, रदरफोर्ड नाइट्रोजन की खोज किए थे, हाइड्रोजन का खोज किया था सबसे पहले कैवेंडिश ने। किसने किया था? कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखना बच्चे, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन को कभी क्षार धातु में रख देते हैं, कभी उसको, ठीक है, आपको रख देते हैं हेलोजेन में, कभी क्षार धातु में, कभी हेलोजेन में रखा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को जो मैंने बताया, और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि देखिए, विद्युत ऊर्जा खपत, विद्युत ऊर्जा खपत, विद्युत ऊर्जा खपत को किस में मापते हैं? तो विद्युत ऊर्जा खपत यानी वॉट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, वॉट, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। और याद रखिएगा, ये किलो वॉट घंटा में मापते हैं। जूल, याद रखिए बच्चे, जूल जो होता है यह, ठीक है, विद्युत आपको उष्मा का या ऊर्जा का या कार्य का, ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है। और आपको पता होगा बच्चे कि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। और आपको पता है वॉट घंटा, वॉट घंटा ये किसका मात्रक हो गया? तो वॉट इंटू घंटा ये भी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन हम लोग जो, ठीक है, आपको व्यावसायिक इकाई को मापते हैं तो वो किलो वॉट घंटा में मापते हैं। किलोवाट ये शक्ति का मात्रक है, किलोवाट ये शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक हो गया किलोवाट, शक्ति का मात्रक हो गया किलोवाट। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। 1 जूल बराबर कितना लिखा मैंने? तो 0.24 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर कितना होगा? तो 1 कैलोरी बराबर होता है, ठीक है, आपको कितना? 4.2 जूल, 4.2 जूल। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। यहां देखिए, बीज पत्र पौधों के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है बच्चे। एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन करेगा? तो बीज पत्र करेगा। कौन करेगा? तो बीज पत्र करेगा। जबकि बीजांड जो है बच्चे ये अंडाशय की भांति काम करता है, बीजांड जो है वो अंडाशय की भांति काम करता है। और आपको याद रखना बच्चे, आपको याद रखना है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, अंडाशय से या बीजांड से फल का निर्माण होता है, फल बनता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, फल बनता है। और बीज चोल से ध्यान में रखिएगा, बीज चोल से आपको निर्माण होगा बीज का। किसका? बीज का निर्माण होता है। यानी ये हो गया ओवरी और ये हो गया आपको ओव्यूल। क्या हो गया? ओव्यूल। ओव्यूल से किसका निर्माण होगा? तो बीज का निर्माण होगा। अब देखिए, मूलांकुर जो है, मूलांकुर, ठीक है। अब देखिए, मूलांकुर मतलब रेडिकल होता है बच्चे। रेडिकल से जड़ का निर्माण होता है, जड़ बनता है बच्चे, जड़ बनेगा। और प्रांकुर को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। क्या बोलते हैं? प्ल्यूम्यूल कहा जाता है बच्चे। और इससे तना का निर्माण होता है। तो रेडिकल से जड़, मूलांकुर से जड़ बनता है, और प्रांकुर से क्या बनेगा? तो तना का निर्माण होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, बार बार यहां पर क्वेश्चन पूछेगा। एक चीज और जानना चाहिए कि ऐसा पौधा जिसमें बीज जो है आपको खोल में, या बीज जो है वह आवरण में बंद हो, उसे हम आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। एकदम याद रखिए, ऐसा बीज जो खोल के अंदर होता है या फल के अंदर होता है, जो खुला हुआ नहीं रहेगा, ऐसे बीज को हम क्या कहते हैं? तो आवृत बीजी या, ठीक है, आपको एंजियोस्पर्म कहते हैं। दूसरा देखिए, ऐसा बीज जो क्या होगा? ठीक है, खोल के अंदर नहीं रहता है, खुला रहता है, नेकेड रहता है, ऐसे बीज को, बीज वाले पादप को हम क्या कहेंगे? तो बच्चे अनावृत बीजी या आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट। डैश के कारण स्क्लेरन कायमा
कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आप बच्चे हम सब हमेशा आपको बताते रहते हैं कि देखिए आपका ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, पेड़ का ये तना है बच्चे, तना है, या आपको क्या है ये आपका क्या है, मजबूत ट्रंक है, कहिए ट्रंक, ट्रंक है, ट्रंक है बच्चे, ट्रंक कह रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं ट्रंक का, यानी तना है, मोटा सा तना है, ठीक है। आपको ये देखिएगा काफी अधिक कठोर होता है, तो ये बना होता है किसका, तो बच्चे ये बना होता है सेलुलोज का, और इस सेलुलोज को मजबूत करने में लिग्निन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी सेलुलोज को कठोर बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लिग्निन। बच्चे पैक्टिन जो है इसका उपयोग हम लोग, ठीक है, फलों में पाए जाते हैं या पादपों के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग मुरब्बा बनाने में करते हैं। किसमें करेंगे, मुरब्बा बनाने में करते हैं, ध्यान में रखिएगा, मुरब्बा बनाने में करते हैं। आपको पता होगा बच्चे कि सेलुलोज जो है इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5N होता है, और ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन होगा, तो बच्चे सेलुलोज है, सेलुलोज है, ध्यान में रखिएगा। और इसका फॉर्मूला C6H10O5N है। सेलुलोज को, ठीक है, जानवर तो पचा लेते हैं लेकिन मनुष्य इसे पचा नहीं सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कौन दृढ़ बनाएगा स्क्लेरेन्काइमा को, यह मृत उत्तक है बच्चे, और इसे दृढ़ बनाने का काम करता है लिग्निन। कौन करेगा, लिग्निन करेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है, आसान क्वेश्चन है बच्चे। O2 एकदम हम क्लियर कर लेंगे इसको सारा कुछ को। O2 किस वर्ग का तत्व है, तो बच्चे 16वें वर्ग का तत्व है, ध्यान रखिएगा, 16वें वर्ग का तत्व है। अब देखिए O2 की खोज किसने की, तो सीले और पिछले ने किया था, ध्यान में रखिएगा, सीले एवं प्रिस्टले ने किया था। ओ प्रिस्टले ने किया था। ओ जो है ऑक्सीजन, आपको पता है कि द्विपरमाणु गैस है, द्विपरमाणु गैस होता है। और बच्चे O2 जो है 21% की मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, 21% की मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। और O2 आपको पता है 8 हो गया, 8 गुना 2 यानी 16 इसकी परमाणु, इसका 16 क्या हो गया, तो बच्चे 16 गुना 2 कर दीजिए, 16 गुना 2 यानी इसका, ठीक है, आपको एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वह 32 हो जाएगा। क्या होगा, 32। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, बच्चे पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक किसी खाद्य पदार्थ को खराब करने का अगर काम करता है तो वह ऑक्सीजन करता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सहसंयोजक अणु नहीं है, बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं, सहसंयोजक अणु कौन होगा, पहले ये देख लें। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ठीक है, करता है, क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। किसकी साझेदारी करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। जो तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है वह सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। अब क्या हुआ, सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, ठीक है। वह किसका निर्माण करेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण आदान प्रदान जो करेगा, वह क्या करेगा बच्चे, तो वह जो है आपको बनाएगा, क्या बनाएगा, तो वह बनाएगा, ध्यान में रखिएगा, आयनिक बंधन। कौन सा बंधन, आयनिक बंधन। एक चीज और बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण जो बनता है बंधन, वो किसके बीच बनेगा, तो यह बनेगा, ठीक है, अधातु तत्वों के बीच, याद रखिएगा, अधातुओं के बीच बनेगा, अधातुओं के बीच बनता है। तो अधातुओं के बीच जब भी, ठीक है, बंधन बनेगा तो ज्यादातर वह सहसा आपको सहसंयोजक बंधन होगा। जब भी धातु और अधातु के बीच बंधन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, धातु प्लस अधातु के बीच बंधन बनेगा, तो वह कौन सा बंधन बनेगा, तो वह बनेगा आयनिक बंधन। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा कि यदि धातु और अधातु के बीच बंधन बना तो एकदम ध्यान में रखिएगा वह बंधन आयनिक बंधन होता है, एकदम याद रखना बेटा मेरे।
क्या कह रहे हैं, धातु अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बीच बंधन बनेगा तो आयनिक बंधन होगा। इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः आदान प्रदान कर देगा, आयनिक बंधन बनेगा। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बंधन जो बना उसको सहसंयोजक बंधन कहेंगे, और प्राय अधातुओं के बीच जो बंधन बनेगा वह सहसंयोजक बंधन होगा। अब देखिए यहां देख लीजिए बेटा नाइट्रोजन और हम बंधन का नहीं काम कर रहे हैं, हम केवल ठीक हम जो कंसेप्ट बताएं उस पर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन सभी अधातु हैं, इसीलिए यह कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी अधातु हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए एक धातु और एक अधातु, ये क्या बनाएगा, आयनिक बंधन बनाएगा। कार्बन अधातु, क्लोरीन अधातु, तो बच्चे ये कौन सा बंधन बनाएगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए किस तरह से छांट लेते हैं, एकदम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये आपके ग्रुप डी में एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा। यहां देखिए 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या होता है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। कार्बन 1 होगा तो इसको मेथ कहते हैं, कार्बन 2 होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। कार्बन 3 होगा तो बेटा इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। कार्बन 4 होगा तो इसको ब्यूट बोलते हैं। कार्बन 5 होगा तो इसको हेप, इसको पेंट बोलते हैं। कार्बन 6 होगा तो इसको हेक्स बोलते हैं। कार्बन 7 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो आपको कार्बन 7 होगा तो इसको हेप्ट बोलेंगे। तो ये आपको बहुत सारा है बच्चे। तो कार्बन 4 पूछ रहा है तो ब्यूट बोलेंगे, कार्बन 4 पूछ रहा है तो ब्यूट बोलेंगे। और याद रखिए बेटा मेरे, क्या अल्केन अगर होगा, एल्केन होगा तो बोल दीजिए इसका फंक्शनल, इसका क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, CnH2n+2। अगर एल्कीन होगा तो इसका फॉर्मूला बोल दीजिए बेटा, एल्कीन CnH2n-2, CnH2n-2। अगर एल्काइन होगा तो इसका फॉर्मूला बोल दीजिए, एल्काइन CnH2n होगा, CnH2n होगा। तो एल्केन एल्कीन और क्या हुआ, एल्काइन, एल्केन एल्कीन और क्या हुआ, एल्काइन। तो ध्यान में रखिएगा, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n-2, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। बच्चे दूध में कौन सा अम्ल, जल्दी बता दीजिए, यह आपकी जानकारी में होगा क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। और आपको पता है कि आपका जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, तो ये हल्का सा क्षारीय होता है, ये देखिए लैक्टिक एसिड आपको पता है अम्लीय हो गया। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, दूध को फटने नहीं देगा। तो यहां देखिए दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, एकदम सही है बच्चे, दूध का अम्लीकरण नहीं होने देगा, क्योंकि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके अगर थोड़ा सा भी लैक्टिक एसिड फटा दूध तो लैक्टिक एसिड बनने का प्रयास करेगा, तो तुरंत जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके, बेकिंग सोडा से अभिक्रिया करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और दूध जल्दी फटेगा नहीं बच्चे। ऐसे दूध को आपको पता है आजकल पौष्टिरीकरण प्रक्रिया चलता है। कौन सा प्रक्रिया, पौष्टिरीकरण प्रक्रिया चलेगा। और इसमें क्या करते हैं, दूध को जनरली ठीक है आपको 60 से 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट, और ठीक है आपको 70 से, ठीक है आपको याद रखना है कि 70 से 72 डिग्री सेल्सियस या कहिए 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करके इसमें तुरंत ठंडा कर देते हैं, इसमें धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस प्रक्रिया को पौष्टिरीकरण कहा जाता है। फिर से सुनिए, 60 से 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 30 मिनट तक गर्म कर, ठीक है आपको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, और 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 70 से 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम क्या करते हैं, इसको 15 सेकंड तक गर्म कर तुरंत ठंडा कर देते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और इस प्रक्रिया को पौष्टिरीकरण कहा जाता है। पौष्टिरीकरण का विकास किया था किसने, तो बच्चे लुईस पास्चर ने किया था। तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ दें। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब जब वह भूमि को छूती है तो उसमें होगी, बच्चे आपको मैंने कल भी बताया था कि यदि किसी वस्तु को ऊंचाई पर रखिए तो बच्चे महत्तम ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, तो ये मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। ध्यान में रखना है बेटा, कभी गलती नहीं करना है, ठीक है। महत्तम काइनेटिक एनर्जी का मान
जीरो होगा। एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए। महत्तम ऊंचाई पर वस्तु में केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा होगा वहां पर गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। लेकिन वही वस्तु जब पृथ्वी की ओर आएगी तो आपको पता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब पृथ्वी से टकराएगी उस समय की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 हो जाएगा और कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगा बच्चे। तो यहां देखिए गतिज ऊर्जा ऐसे भी हम काट देते। तापीय ऊर्जा ताप के कारण बच्चे, ठीक है, वस्तु में तापमान के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, रासायनों में किसी न किसी प्रकार से अभिक्रिया होता है तब जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोल दे बेटा, 12 mv²। और ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोल दीजिए mgh। तो ये ध्यान में आपको रखना है, महत्तम ऊंचाई पर वस्तु में केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा होगा और जब वस्तु पृथ्वी से टकराएगा उस समय केवल और केवल गतिज ऊर्जा होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो बच्चे अगर हम इसको पीवीसी मतलब क्या हुआ, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है बच्चे। और याद रखिएगा यह किसका बहुलक है, तो विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। विनाइल क्लोराइड का यह बहुलक होता है। तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि जब भी पीवीसी से हम कोटिंग करेंगे तो पीवीसी क्या काम करेगा, तो शॉर्ट सर्किट को रोक देगा। ओवरलोडिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, एमसीबी, याद रखिए बच्चे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। फ्यूजिंग, आपको पता है कि फ्यूज जो है अधिक विद्युत धारा को परिपथ में प्रवेश नहीं करने देता है, खुद गलकर परिपथ का संपर्क तोड़ देता है और इस फ्यूज में हम पीबी और एसएन का यूज करते हैं। लेड और टीना मिश्रित पदार्थ का यूज करते हैं बच्चे, जहां लेड और टीना दोनों का जो गलनांक है वो निम्न होता है। रिसॉ या ड्रिपिंग इसका पता लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जनरली, ठीक है, पीवीसी का उपयोग हम लोग पाइप के निर्माण में करते हैं, पाइप बनाने में या तारों की कोटिंग में। किसमें, तारों की कोटिंग में करते हैं, तारों की कोटिंग में इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बार बार बोलते हैं। जैसे ही शब्द देखिए रंगीन, रंग देखिए, जैसे ही रंग देखिए, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, सीधा सीधी जाना चाहिए कि जैसे ही रंग की बात करेंगे तो रंग मतलब प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको क्या होगा, तो रंग परिवर्तित होता है, रंग दिखता है बच्चे। यानी बोलेगा कि आकाश का रंग नीला, ध्यान दीजिएगा, आकाश का रंग नीला, ठीक है, नीला, आकाश का रंग क्या होगा, नीला होगा। किसके कारण होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह आपको प्रकीर्णन के कारण होगा। फिर देखिए सूर्य का रंग लाल, ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। ये किसके कारण होगा, तो ये भी आपको प्रकीर्णन के कारण होगा। सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो अधिक दूरी तक गमन करता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो भाई जी आपको पता है स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस होता है। तो जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उतना ही ज्यादा वो दूर गमन करेगा और दूर से ही पता चल जाएगा कि सिग्नल, ठीक है, किस तरह से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। इसीलिए सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहां देखिए विकिरण क्या होता है, रेडिएशन हो गया बच्चे, रेडिएशन, और रेडिएशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का अपवर्तन आपको पता होगा बच्चे, ठीक है, आपका स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखाई देना, सिक्का का ऊपर उठा दिखाई देना, और यह भी ध्यान में रखना है कि ठीक है छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, और क्या होगा बच्चे,
छड़ी का बुरा दिखाई देना, ठीक है, आपको आकाशीय पिंड का बड़ा दिखना, ये सब किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन, तो बच्चे ठीक है, जितना भी मिरर काम करता है, ठीक है, मिरर यानी दर्पण कार्य करेगा, वह आपको परावर्तन पर, जितना भी लेंस कार्य करता है वह अपवर्तन पर कार्य करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, लेंस किस पर काम करेगा? तो बच्चे लेंस काम करेगा अपवर्तन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? यहां देखिए वर्ड यूज हो रहा है सबसोनिक। बच्चे सबसोनिक का मतलब क्या हुआ? तो ध्वनि की चाल से कम। ध्यान देना है, यहां पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? तो वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। मैक नंबर का मान 1 से कम तो वस्तु कहलाएगा सबसोनिक, यानी ध्वनि की चाल के वेग से कम चाल अगर हो तो ऐसे वस्तु के चाल को हम क्या कहते हैं? तो सबसोनिक कहते हैं। अब बराबर 1 हो जाता तो सोनिक कहते, और ग्रेटर देन 1 हो जाता तो क्या कहते? 1 से 5 हो जाता तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? आपको सुपरसोनिक बोलते बच्चे, सुपरसोनिक। और 5 से भी ज्यादा हो जाता तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक बोलते। तो बेटा एकदम याद रखिएगा, यहां देख लीजिए, एक तरफ से बात कर लीजिए क्या क्या बोल रहे हैं। निर्भय निर्भय निर्भय, ठीक है, आपको सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। पिनाक जो है, पिनाका या पिनाक या पिनाक, ध्यान दीजिएगा, पिनाका या पिनाक जो है मल्टी बैरल, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, यानी आपको एक साथ, ठीक है, 1 मिनट में 12 रॉकेट छोड़े जा सकते हैं। इससे याद रखिएगा बच्चे, 12 से 20 रॉकेट तक हम छोड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि क्रूज मिसाइल। अब देखिए बच्चे, क्रूज मिसाइल और सबसोनिक मिसाइल में, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है? क्रूज मिसाइल दीर्घवृत्ताकार पथ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, जबकि आपको पता होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है परवलयाकार पथ पर गमन करता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोग को। नाग जो है एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखिए द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं बच्चे, पहले ये देख लीजिए। सबसे शुरू होता है लिथियम, उसके बाद होता है बेरिलियम, उसके बाद होता है बोरोन, उसके बाद होता है कार्बन, उसके बाद होता है नाइट्रोजन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है नियोन। याद रखिए द्वितीय आवर्त शुरू होता है लिथियम से, अंतिम होता है नियोन से। सबसे अधिक श्रृंखलन गुण किसमें पाया जाता है? तो कार्बन में। सबसे अधिक कैटिनेशन प्रॉपर्टी। श्रृंखलन गुण का मतलब क्या होता है बेटा? श्रृंखलन गुण का मतलब होता है कि वह लंबे, ठीक है, लंबे चेन में, लंबा चेन, ठीक है, आपको क्या होगा? बंद चेन और क्या होगा? साखित चेन का निर्माण कर लेता है। इस गुण को हम श्रृंखलन गुण कहते हैं, और सबसे अधिक श्रृंखलन गुण होता है कार्बन में। और कार्बन, ध्यान दीजिए बच्चे, कार्बन C6 होता है, और इसका याद रखिए 1s2 2s2 और 2p2 होगा, यानी यह p ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? p ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 2 और 4 हो जाएगा बेटा। यहां देखिए 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब का पावर कितना होगा? आसान क्वेश्चन है बच्चे। पावर P बराबर क्या होता है? पावर P बराबर क्या होता है? V इंटू आई, या पावर P बराबर क्या होता है? आपको याद रखना है Q इंटू V बटे T। अब देखिए पावर P बराबर क्या होता है? V² अपॉन R। पावर P बराबर क्या होता है? I²R। बेटा ये रामबाण फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। रामबाण फॉर्मूला आपको मैं बार बार बोलता हूं, रामबाण फॉर्मूला कौन होगा? तो P बराबर VI, P बराबर Q इंटू V बटा T, V बराबर V²R और P बराबर I²R। रामबाण फॉर्मूला, शक्ति का रामबाण फॉर्मूला है ये। और यहाँ V क्या है? तो विभवांतर है। I क्या है? धारा है। Q क्या है? आवेश है। R क्या है? प्रतिरोध है बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, V क्या है? तो बच्चे वोल्टेज है। और आपको R क्या है? तो प्रतिरोध है। I क्या है? तो धारा है, ठीक है। I क्या है? तो विद्युत धारा है। तो ये ध्यान में आपको रखनी है। अब देखिए क्या करेंगे, P बराबर VI निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 240 गुना 0.6,
तो बच्चे पॉइंट उड़ा दीजिए, 10 नीचे दीजिए, इसको उसको काट दीजिए। 6 चौके 24 के 4, हाथ में 1, 6 दूनी 12, आपको 2 14 हो गया, यानी 144 वॉट हो जाएगा। देखिए कहाँ पर 144 वॉट है, तो 144 वॉट सी नंबर में है। तो बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल को टिक आउट कीजिए और उसको स्टार मार्क लगाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। यकीन मानिए इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।